अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चे, आज के लिए जो थर्ड लेक्चर हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इस जो टॉपिक है इस पे तीन डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है वो हम लाइन वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करने को कहा जा सकता है विद इनइलास्टिक कोलिजन। और दूसरी चीज़ जो मेजरली जो बहुत सारी डेरिवेशन पे है वो ये कहा जा सकता है कि ये शो करें कि रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ जो सेपरेशन है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा इसका सेकंड मेजर पार्ट जो है वो बेसिकली, चूंकि ये कोलिजन है तो कोलिजन में बॉल्स की, अगर आप कुछ पहले दो बॉल्स ले रहे हो, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, तो ऑब्वियसली उन बॉल्स की कुछ वेलोसिटीज होंगी और कोलिजन के बाद उनकी कुछ फाइनल वेलोसिटीज भी होंगी। तो इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट पोर्शन में तो आप पहली चीज प्रूव करने पे लगे हुए हो, विच इज के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है। सेकंड मेजर पोर्शन में आप क्या करोगे कि आप वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, जो बॉल्स की वेलोसिटीज हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो अननोन है v1 और v2 जो कि इनिशियल वेलोसिटीज हैं या जो बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज हैं, वो जो कि ऑलरेडी हमें पता होंगी। एंड थर्ड पोर्शन जो एक बहुत मेजर पोर्शन है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं, वो पोर्शन क्या है कि हम उन वेलोसिटीज को जिनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और हम उन वेलोसिटीज के बारे में ना उनके लिए डिफरेंट केसेस देखेंगे कि जब दो बॉल्स की मैसेज सेम है तब उनकी वेलोसिटीज कैसी होंगी कोलिजन के बाद, जब एक उनमें से रेस्ट पे है तब कैसी होंगी, जब एक हैवी है दूसरा स्मॉल है और स्मॉलर वन रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, या अगर मैसिव स्टेशनरी है और रेस्ट जो लाइट वाला बॉल है, जो हल्का बॉल है, जो बहुत स्मॉल मैस का है, अगर वो आकर टकरा रहा है तो फिर दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी कोलिजन के बाद, यानी डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। तो चलें हम लोग आज बारी बारी इन तीनों पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे और इसको इस पे एक लंबा पोर्शन जो है इसका, एक डेफिनेशन वाइज इसका शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी में आ जाते हैं। तो सबसे पहला किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का इन तीनों में से जो भी पोर्शन अपीयर होगा उनका जो पहला मेजर क्वेश्चन होगा, या तो वो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन होगी या इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन होगी, या तो वो दोनों चीजों पे बात करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन कोलिजन्स को डिस्कस करने से पहले कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन के जो लफ्जी मायने है ना वो कुछ टकराने के हैं, यानी जब दो बॉडीज आपस में टकरा रही हो। अब जो टकराना है वो दो तरीके का हो सकता है, जिनमें एक तरह का जो कोलिजन है हम उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जबकि जो दूसरी तरह का कोलिजन है उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी सिंपली हम लोग ना दो काइंड्स यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। तो जो पहली काइंड है, चूंकि आप लोगों ने कल के एक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ा था इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास हमने एक हार्ड बॉल ली है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम लोग किसी एग्जाम्पल से पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या। आप एक हार्ड बॉल लो और उस हार्ड बॉल को आप किसी सख्त फ्लोर पे, सख्त से मुराद यहाँ पर मार्बल से बना हुआ कोई फ्लोर ले लो, आप उस फ्लोर के ऊपर ना उस बॉल को आप ना थ्रो कर दो, गिरा दो। आप देखोगे आपने जिस हाइट से बॉल फेंका था ना, बॉल टकराने के बाद जब वापस आएगा तो वो तकरीबन तकरीबन उसी हाइट पर वापस आ चुका होगा, यानी ऑलमोस्ट नियरली इक्वल उसी इनिशियल हाइट पे आ जाएगा। और इसके इसमें हम कहेंगे कि ये ऐसा कोलिजन था जिसमें उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं हुई, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रही। चूंकि हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी एक आइडियल केस की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इन आइडियल केस व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोलिजन के पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद वाली जो बच्चे काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो इक्वल रहती हैं, तो कंजर्व रहती हैं या सेम रहती हैं, तो हम इस तरह के कोलिजन को कहेंगे इलास्टिक कोलिजन या सिंपली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह देंगे। लेकिन और दूसरी चीज हमारे पास क्या है
कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बजाय कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से पुत्र यहाँ पर मुराद ये तो के डॉट ई है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड आई जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो टकराने से पहले वाले बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी एफ है यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो टकराने के बाद उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब बचे चुके इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन में ये बता दिया हमने कि एक आइडियल केस है, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक आइडियल केस वाला कोलिजन है। अगर तो हम ये कहेंगे कि ये कोलिजन जो कोई भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है हम उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इवन आप जब एंड ऑफ द बुक की तरफ जाओगे, फर्स्ट ईयर का लास्ट जो पोर्शन है उसमें आप एक थ्योरी पढ़ोगे जिसके अकॉर्डिंग आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन होते हैं, क्योंकि आइडियल गैस जनरली एक परफेक्शन है, एक परफेक्ट गैस है। तो दैट इज वाई उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होगा वो भी एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो सिंपली ये इसकी एक एग्जांपल की तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो आइडियल गैस के उनका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसी तरह से एक यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाई है वो ये है कि जब एक हार्ड बॉल को आप एक मार्बल फ्लोर पे थ्रो करते हो वो तकरीबन उसी हाइट तक वापस आ जाता है टकराने के बाद। तो हम कहते हैं कि कोलिजन बिटवीन द हार्ड बॉल एंड द मार्बल फ्लोर इज नियरली इलास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम कह रहे हैं कि आइडियल केस है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, लेकिन अब इसका दूसरा पोर्शन हम पढ़ते हैं विच इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो जाहिर सी बात है कोलिजन को जैसे हमने कहा कि दो तरीके के हैं कोलिजन, एक इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन है। अब अगर हमने इलास्टिक कोलिजन में कहा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो ही नहीं रही, कंजर्व रह रही है, सेम रह रही है, इक्वल रह रही है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो इस केस में ये जो दूसरा केस है, जो दूसरी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसको हम इलास्टिक कह रहे हैं, इस इन इलास्टिक कोलिजन में एक इस तरह का कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। यानी आपने वही हार्ड बॉल लिया लेकिन इस बार आप एक सैंडी फ्लोर के ऊपर, सैंडी फ्लोर से मुराद है रेत वाला फर्श है, ठीक है, आप उसको रेत वाले फर्श पे फेंको ऊपर से नीचे, आप देखोगे कि जब वो बॉल टकरा के वापस जाएगी ना तो अब की बार वो उस हाइट के करीब करीब भी नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। और हमारे डेली बेसिस में जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे इन इलास्टिक कोलिजन हैं। इसकी सीधी सीधी चीज मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि हमारे पास ना नॉर्मली जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है। आपको ये पता है कि अगर हवा से कोई चीज मूव, मतलब आप वर्टिकली ऊपर से किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि एयर फ्रिक्शन होगी, बॉल और हवा आ चुके हैं तो वो फ्लूइड से मूव कर रहा है तो एयर फ्रिक्शन होगी। उसके अलावा जब वो बॉल आके जमीन से बच्चे टकराएगा तो टकराने के बाद क्लियरली जो आपका फ्लोर है और जो आपका बॉल है एक फ्रिक्शन उनके दरमियान होगी। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉसिबल है कि डीफॉर्मेशन हो जाए, कुछ एनर्जी हमारे पास वहां पर उस केस में यूज हो जाए। डीफॉर्म, डीफॉर्म का मतलब है जिसका जो शेप वाइज आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर हो रहा है तो देखो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पुत्र। जो हमारे पास साउंड है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, फ्रिक्शन के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वो सारे केसेस में वो जो पहले वाली कोलिजन से पहले वाली एनर्जी थी ना वो थोड़ी थोड़ी करके यूज होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है अगर वो यूज होती जा रही है तो बाद वाली कोलिजन के बाद वाली जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सिमिलर तो नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किस तरह का कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है और हमारे पास वो कंजर्व नहीं रह रही। तो इस तरह का कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है, दैट इज व्हाई हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो लेस देन होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। और ऑल्सो ये चीज मेंशन कर दी गई है कि जो काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है यहाँ पर, जो आप कह रहे हो कि ये इक्वल नहीं है या अनइक्वल है, या सिंपली आप इसको यूं याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट इक्वल टू के साइन के ऊपर एक स्लैश मार्क कीजिएगा,
इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों तरीके से आप ले सकते हो। और ये क्यों कम हुई है, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। जो आपकी एनर्जी है वो साउंड में और हीट में कन्वर्ट हो रही है उस वजह से। नॉर्मली मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि एवरीडे कोलिजन्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो इन इलास्टिक होते हैं। तो जैसे अगर दो कार्स आपस में कोलाइड करें तो वो वाला कोलिजन भी बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड बॉल, जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। तो सिंपली क्या है कि हार्ड बॉल जब भी ड्रॉप की जाती है एक सॉफ्ट फ्लोर पे, सॉफ्ट फ्लोर की बजाय आप सैंडी फ्लोर भी कर सकते हो। सॉफ्ट फ्लोर यानी नरम फर्श है, तो सैंडी फ्लोर यानी रेत वाला जो फर्श है, इट नेवर रीच अप टू द इनिशियल हाइट। वो कभी भी अपनी इनिशियल हाइट जहां पे से आपने उसको फेंका वो उधर कभी भी नहीं पहुंच सकेगी, ड्यू टू इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द हार्ड बॉल एंड सॉफ्ट फ्लोर। तो आई होप कि यहाँ तक एक चीज क्लियर हो गई है। इसके अलावा जनरली एक और चीज मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या कुछ कह लेंगे, थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं कि एक ऐसा कोलेजन जो परफेक्टली इलास्टिक होता है, याद रखिएगा उसमें कोलेजन के बाद ना बॉडीज सेपरेट हो जाती हैं, टकरा के अलग अलग हो जाती हैं। वो नॉर्मली हमारे पास इलास्टिक कोलेजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन कहलाता है। जैसे दो बिलियर्ड बॉल्स का टकरा कर अलग हो जाना, वो एक इलास्टिक कोलेजन हो सकता है। और इसी तरह से एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन ऐसा कोलेजन होता है जिसमें बॉडीज जुड़ जाती हैं आपस में कोलेजन के बाद। जैसे मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप इसी चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स में एक केस पढ़ा था कि जिसमें एक ट्रक जो है वो एक गाड़ी के साथ टकराता है, और टकराने के बाद वो जो है वो दोनों जो है वो इंटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह का जो केस है उसमें हम कहते हैं कि ये बॉडीज इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटेक्ट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो कोलिजन है वो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है। इसके अलावा एक जनरली और चीज जो अक्सर एमसीक्यूज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, दैट इज एक नोट है, और वो ये है कि याद रखिएगा तमाम तरह के कोलिजन में मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखें, डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का है कि एक केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है, एक केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही, लेकिन दोनों के दोनों केसेस में मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पर एमसीक्यूज अक्सर आता है कि इन विच केस मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ऑप्शन नंबर वन इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन नंबर टू इनइलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन नंबर थ्री नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन नंबर फोर बोथ ए एंड बी। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि तमाम तरह के कोलिजन्स में जो हमारे पास मोमेंटम और टोटल एनर्जी है वो दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब जरा आ जाते हैं अपने ये तो एक जब आएगा ना क्वेश्चन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि डिफाइन इलास्टिक कोलिजन या डिफाइन इन इलास्टिक कोलिजन, ये बहुत माइनर सा, मतलब लाइक एक मार्क होगा अगर खाली इलास्टिक कोलिजन आता है उसका। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये इस लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन में स्टार्ट करने लगी हूँ जिसमें वो कहता है कि शो दैट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। इस क्वेश्चन का मतलब इस सारी डिटेल को समझाने के बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक सिमत, यानी हेड ऑन कोलिजन है बेसिकली, ठीक है। एक ऐसा कोलिजन जिसमें जो हमारे पास कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहे। इस तरह का कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन या फिर हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन आपको पता होना चाहिए। वो दोबारा से बता देती हूँ एक बार। एक ऐसा कोलिजन जिसमें जो टकराने वाली बॉडीज हैं, जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहे, ऐसा जो कोलिजन है उसको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या फिर हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अब जब मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात आई है तो हम थोड़ा सा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने बॉल्स के बारे में डिस्कशन की थी, यहाँ पर भी बेसिकली हम लोग बॉल्स के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। लास्ट टाइम भी हमने क्या किया, हमने कहा कि कंसिडर टू स्मूथ, स्मूथ यानी उनकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए बॉल्स, क्योंकि वो एनर्जी लॉसेस, जाहिर सी बात है जितनी स्मूथ होगी सरफेस, फ्रिक्शन कंपैरेटिवली लेस प्रोड्यूस होगी। अगर आप रफ सरफेस लोगे तो वो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एनर्जी लॉसेस का जो है ना वो खदशा होगा। तो हमने चूंकि इलास्टिक को लेन करवाना है तो हमें सरफेस स्मूथ लेनी चाहिए।
नॉन रोटेटिंग बॉल्स, वंस अगेन रोटेशन से पॉसिबल है कि एनर्जी लॉसेस हो, तो हम ऐसी बॉल्स दे रहे हैं जो रोटेट ना कर सकती हूँ अपने एक्सिस के लिए, ठीक है। तो हमारे पास नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं और स्मूथ बॉल्स हैं। एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और दोनों के दोनों इनिशियली शुरू में जब कोलिजन नहीं हुआ था, बिफोर कोलिजन आप कह लो, एक वेलोसिटी m1 जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ, और m2 जो है वो वेलोसिटी v2 के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब कोलिजन होगा, तो लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि अगर जब आप सेम इस तरह से डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हो दोनों बॉल्स, तो हमारे पास अगर पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है तभी कोलिजन पॉसिबल है, यानी हमारे पास अगर m1 की वेलोसिटी ज्यादा है तभी कोलिजन हो सकेगा, अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो लेट सपोज कि v1 जो है ना वो v2 से ज्यादा है, तो टकराएंगे ये बॉल्स, टकराने के बाद देखो कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, और टकराने के बाद अभी भी वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उनकी जैसा कि ये नॉन रोटेटिंग बॉल्स है तो कोई रोटेशन भी नहीं हो रही। अब हम सपोज कर लेते हैं कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज होके ए m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई है और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, और वो ये कि जब आपने दो बॉल्स ली ना, तो आपको उनकी मैसेज के बारे में नॉलेज था। आपको पता था कि m1 क्या है, आपको पता था कि m2 की वैल्यू क्या है। और इसी तरह से चूंकि आपने इनिशियल मूवमेंट ऑफ द बॉल्स भी, जो आपने शुरू वाली मूवमेंट है वो आपने करवाई है, तो v1 के बारे में और v2 के बारे में, दोनों के बारे में आपको पता था। लेकिन जो मेजर चीज है ना यहाँ पर वो ये कि यहाँ पर आपको कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि जितनी आप वेरिएबल्स लिखे हुए देख रहे हो ना, इन वेरिएबल्स में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, यानी जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जिनका आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से है ये। तो सिंपली वो दो चीजें क्या है, एक v1 है यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ mass m1 after collision, and v2 prime आपको नहीं पता, which is the velocity of the ball आफ्टर कोलिजन, किस बॉल की, जिसका मास कितना है m2। तो आपको ये दो चीजें नहीं पता। तो हम ना इससे पहले कि इन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करें, हम कुछ जनरल चीजें अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले पुत्र, चूंकि ये कोलिजन एक इलास्टिक कोलिजन है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि तमाम तरह के कोलिजन्स में जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यानी कोलिजन से पहले वाला जो मोमेंटम है टोटल, और जो कोलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम है वो इक्वल रहना चाहिए। तो जरा देखें यहाँ पर, ये फर्स्ट बॉल है और ये बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वाला मामला है, टकराने से पहले वाला मामला है। तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। इसी तरह से ये सेकंड बॉल है जो टकराने जा रही है, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो इसका मोमेंटम m1 v1 हो गया, इसका मोमेंटम m2 v2 हो गया सेकेंड बॉल का। तो अगर आपको टोटल मोमेंटम चाहिए तो आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसा कि क्वेश्चन ए में आपको नजर आ रहा है कि मैंने m1 v1 प्लस m2 v2 कर दिया है, और ये किसके इक्वल होगा, द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉल है जिसका मास m1 है, उसका मोमेंटम है m1 v1 प्राइम, और सेकंड बॉल का मोमेंटम है m2 v2 प्राइम। तो अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो सिंपली ये जो इक्वेशन ए है आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर एनी काइंड ऑफ कोलिजन। किसी भी तरह के कोलिजन के लिए ये चीज जो है वो मतलब लाइक एप्लीकेबल है, अप्लाई की जा सकती है। अब हम ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करने लगे हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, हमें उस पर फोकस करना है कि हमें वेलोसिटीज का एक लिंक बनाना है जिसमें हम ये प्रूव कर सकें कि रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ जो हमारे पास अप्रोच हैं, या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने m1 वाली क्वांटिटीज को एक तरफ मूव कर लिया और m2 वाली क्वांटिटीज को एक तरफ। तो जरा गौर करो कि जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, उस तरफ आपके यहाँ पर m1 v1 प्राइम है, तो आप इसको इस तरफ मूव कर लो, ठीक है। तो इस साइड वाली इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, और यहाँ पर m2 v2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, आपकी बाएं तरफ
आपको m1 सेम दोनों में नजर आ रहा है तो m1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, आपकी राइट हैंड साइड की तरफ आपको m2 सेम नजर आ रहा है, m2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा v2 प्राइम माइनस यहाँ पर बच जाएगा v2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। याद रखिएगा इस टॉपिक को ओवरऑल समझने के लिए इक्वेशन ए इंतहाई जरूरी है और इक्वेशन 1 भी जरूरी है, तो दैट इज वाई मैंने इन दोनों इक्वेशंस को हाईलाइट कर लिया। अब चूंकि जहां तक इलास्टिक कोलेजन की बात है ना, तो इलास्टिक कोलेजन में बेसिकली तीन चीजें कांस्टेंट रहती हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात तो हो गई है, तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलेजन के अंदर पुत्र काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व रहती है। उसका डेफिनेशन ही है कि अ काइंड ऑफ कोलेजन इन विच नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो हमारे पास उस केस में द कोलेजन इज नोन एज इलास्टिक कोलेजन। तो हमारे पास इलास्टिक कोलेजन के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलेजन के बराबर होती है, ठीक है, इक्वल होती है। अब जो पहला बॉल था उसका मास था m1 और जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी v1। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मली होता है हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर आ गया प्लस, अब जाहिर सी बात है दो बॉल्स हैं तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐड होगा, तो आ जाएगा हाफ सेकंड बॉल का मास m2 सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई बिफोर कोलेजन, कोलेजन से पहले वाली, इज इक्वल टू अब हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर। v1 प्राइम जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल है आफ्टर कोलिजन, तो ये आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी पहली बॉल की प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी है सेकंड बॉल की आफ्टर कोलिजन। अब बोथ साइड्स पर ना एक चीज आपको देखने को मिल रही है, दोनों साइड्स पर 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने इस तरफ 1/2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया आपकी राइट हैंड साइड से भी, तो ये आ गया m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। हाफ दोनों साइड्स पर था, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, तो आपने दोनों साइड से इसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद आपने ये देखा कि आपके पास बच गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब जब मैं जरा सा इक्वेशन को अरेंज करूंगी बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर इस केस में आपने किया कि आप m1 वाली क्वांटिटीज को एक तरफ ले आए, m2 वाली क्वांटिटीज को एक तरफ ले गए और m1 को पहले कॉमन ले लिया दोनों में से, फिर m2 को कॉमन ले लिया। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि मैंने m1 वाली क्वांटिटीज को इस m1 v1 प्राइम स्क्वायर वाली क्वांटिटी को इस तरफ मूव कर लिया और m2 v2 स्क्वायर वाली क्वांटिटी को इस तरफ मूव कर दिया। दोनों के साथ चूंकि पॉजिटिव साइन है तो दूसरी तरफ शिफ्ट होकर ये नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर जो कि ऑलरेडी दे था, और m2 v2 स्क्वायर जो है वो उस तरफ से चुके आया तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। बच्चे आप लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन ले लो, बाकी अंदर जो बच गया एज इट इज आ गया, और दूसरी साइड से m2 कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया वो एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है, आपके पास अब जरा गौर कीजिएगा, आपके पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो जरा गौर करें कि अगर v1 यहाँ पर a है तो ये v1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है, माइनस v1 प्राइम अगर b है तो ये b का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये अगर, तो a प्लस बी ए माइनस बी आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर v2 प्राइम ए की तरह बिहेव कर रहा है और v2 जो है वो b की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आ जाएगा m2 इंटू वी टू प्राइम प्लस v2 यानी कि a प्लस बी इंटू वी टू प्राइम माइनस v2 a माइनस बी आ गया। यानी कि ये बेसिकली मैं यहाँ पर ना a प्लस बी ए माइनस बी इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें ना, तो लेट अस कंसिडर के ए जो है वो v2 प्राइम है और बी जो है ना वो v2 है, तो इसलिए उसको कंसिडर कीजिएगा। अब हमारे पास ना इस इक्वेशन को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना उसकी डिमांड है कि सिर्फ वेलोसिटीज के बारे में बात होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि मैसेज वाला मामला हो ही मत, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटीज की सिर्फ बात की जा रही है क्वेश्चन में। तो मैंने एक क्वेश्चन 2 बना ली
और ऊपर मैंने एक इक्वेशन वन बना लिया और बिल्कुल सेम काइंड है, कुछ टर्म्स जो है ना वो सिमिलर हैं। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ M1 और M2 भी हैं और यहाँ भी अकॉर्डिंगली M1 और M2 मौजूद हैं, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए ताकि M1 और M2 आपस में M1 M1 और M2 M2 कैंसिल आउट होके बाकी सिर्फ वेलोसिटीज बच जाएं। तो बिल्कुल वही किया हम लोगों ने, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवीजन की तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिवाइड किया ना, तो इक्वेशन थ्री आपकी ऊपर से आपने पिक की, आपकी इक्वेशन थ्री की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वन की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हुई और इज इक्वल टू वैसे ही आ गया। इक्वेशन थ्री की आप इक्वेशन टू की आई मीन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन वन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया इस लेफ्ट हैंड के साथ, ठीक है, इस राइट हैंड साइड के साथ। बेसिकली आपने ये देखा M1 से कैंसिल आउट हो गया, V1 - V1 प्राइम से कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह दूसरी तरफ भी कैंसिलेशन हुई एंड फाइनली जो चीज बची वो थी V1 + V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम + V2। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहाँ पर ना एक चीज नोट डाउन कीजिएगा कि हमारा जो मकसद था ना वो पूरा हो गया है। हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटीज बच गई हैं और कुछ नहीं बच गया, मतलब जो हमें चाहिए था वो तकरीबन आ गया, लेकिन कुछ अरेंजमेंट अभी बाकी है। मैं करने ही जा रही हूँ इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कह लेते हैं। करने हम ये जा रहे हैं कि हम ना वेलोसिटीज जो बिफोर कोलिजन वाली है उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज है उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा V1 - V2, क्योंकि V2 उधर ऐड हो रहा था, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा इज इक्वल टू V2 प्राइम - V1। V1 प्राइम यहाँ पर ऐड हो रहा है, उस तरफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज हमने की, V1 - V2 इज इक्वल टू, इसमें से हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया ताकि फर्स्ट बॉल पहले आ जाए, सेकंड बॉल वाली वेलोसिटी बाद में चली जाए। तो चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव था, इधर ये पॉजिटिव हो गया, और चूंकि V2 प्राइम पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव हो गया। तो सिंपली ना अब हम इनको हाईलाइट करके डिफाइन करने लगे हैं कि क्या है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास V1 - V2 जो है ना वो असल में वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है, पहली बॉल की वेलोसिटी है दूसरे बॉल की निस्बत कोलिजन से पहले, ठीक है। यानी कि जो V1 - V2 है ना वो आपकी उस बॉल पहली बॉल के लिहाज से, चूंकि V1 पहले बॉल की वेलोसिटी है, V2 सेकंड बॉल की वेलोसिटी है लेकिन कोलिजन से पहले, तो हमने कहा कि V1 - V2 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। इसी तरह से V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम जो कि यहाँ पर है वो पहले बॉल की वेलोसिटी है दूसरे बॉल की निस्बत लेकिन कोलिजन के बाद। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। और एक और चीज हमारे पास जिसको हम नोट डाउन यहाँ पर करेंगे वो ये कि बच्चे जो V1 - V2 है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो जब आपकी बॉल्स ने टकराना था, अभी टकराई नहीं थी, कोलिजन से पहले की बात है, तो वो अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को, बॉल्स यानी एक दूसरे के करीब जा रही थी, अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को। तो हमने इन V1 - V2 को ना वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच कह दिया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच। और इसी तरह से V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज है, तो हमने कह दिया टकराने के बाद चूंकि उन्होंने अलग हो जाना है तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करेंगे जो ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही है, तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, एक तो पहली बात रिलेटिव वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इक्वल का साइन नजर आ रहा है आपको, बट आर रिवर्स्ड आफ्टर कोलिजन। लेकिन चूंकि आप देख रहे हो कि प्राइम वाली जो वेलोसिटीज है उनके बाहर एक नेगेटिव साइन कॉमन है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, आपके पास बेसिकली नेगेटिव साइन अगर कॉमन आया है तो इसका मतलब डायरेक्शन उनकी रिवर्स हो चुकी है। जब आप नॉर्मली एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात करते हो ना, यहाँ पर वैसे उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन जनरली आप अक्सर देखते हो कि जब आपने F1 इज इक्वल टू माइनस F2 लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन रिएक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो बेसिकली ये वही है कि ये इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आसानी थोड़ी सी करनी हो ना तो हम ये कहेंगे दूसरे लफ्जों में कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच है V1 - V2 जो है वो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच है उसका मैग्नीट्यूड, और जो V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम है ये रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन है, अलग होने वाली जो वेलोसिटी है एक दूसरे के लिहाज से,
तो ये इनका मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड्स कम से कम इक्वल है। तो हमने कह दिया जो हमारा सवाल था, सवाल क्या था कि शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है वो हमारा वाइंड अप हो गया कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन के बराबर है। अभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर कोई हेड ऑन कोलिजन की स्पेसिफिकली आपसे या इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की आपसे डेफिनेशन पूछे तो वो प्लीज अब नोट डाउन कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली कि द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास दैट काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या फिर हम उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। वो एक चीज मिस की है मैंने, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे नोट्स हैं। अगर सिंपली आपको डेफिनेशंस आती हैं तो पहली लाइंस विद देयर एग्जांपल्स एंड द मैथमेटिकल फॉर्म वो लिख दीजिएगा। अगर बाउंसी बॉल्स के बारे में या अगर आपको वो पूछता है कि हार्ड बॉल की एग्जांपल दो तो फिर आप मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन अगर डिफरेंस काइंड ऑफ चीज आती है तो फिर ओवरऑल लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह से आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक से लिंक जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो छोटे बच्चे आज हमारा पहला पोर्शन जो है वो वाइंड अप हो गया है। जो पहला मेजर क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है, अपीयर हो जाता है, वो वाइंड अप हो गया। तो आज हम इसको इतना ही वाइंड अप कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं आज। और कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करके इसकी जो वेलोसिटीज की डेरिवेशन है और साथ में हमारे पास जो इसका फर्दर आपकी केसेस हैं वो इंशाल्लाह हम लोग इसी के अगले पोर्शन में करेंगे, क्योंकि लेक्चर का जो लेंथ है आई थिंक वो इनफ हो गया, तो इसलिए हम इसको आज वाइंड अप करते हैं। बाकी का कल करेंगे। लेकिन एक चीज याद कर लीजिएगा कि आपको इस केस में जो इक्वेशंस हैं उनको याद रखना पड़ना है। एक इक्वेशन नंबर 1 यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम लोगों ने किया, यानी इक्वेशन ए को कह लें, इक्वेशन ए आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड यस, और एक जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4 कह लो या इक्वेशन नंबर 3 कह लें, आपको ये याद रखनी पड़ेगी ताकि हम इसका कल इसी तरह से कंटिन्यू कर सकें। तो अच्छे तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर बच्चों को क्वेश्चन जो है वो पढ़ के समझ ही नहीं आती कि आपको कहाँ तक क्वेश्चन लेके जाना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्लीज काइंडली क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर इन केस कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा लाजमी। फिल वक्त के लिए इतना ही, वाइंड अप कर रही हूँ मैं इसको। अल्लाह हाफिज।